वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BSHF 101 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 281 टू क्वेश्चन नंबर 300। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 281। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज आर डिफाइंड एज दोज सफर्स फ्रॉम। आपके पास ऑप्शन है पहले ए विजुअल डिसेबिलिटी, बी मेंटल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी, ऑप्शन सी है ऑल ऑफ दीज और डी है स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर आपको 4 टाइप की डिसेबिलिटीज दिख रही हैं। पहली डिसेबिलिटी है विजुअल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और जो थर्ड वन है फोर्थ जो है वो है स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से डिसेबल है तो उस व्यक्ति को डिसेबल माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 282 नंबर का क्वेश्चन। पीटर सोरोकिन believes that all great civilizations passes through cultural systems in a cyclic way। पीटर सोरोकिन का मानना था कि जितनी भी अभी तक की ग्रेट सिविलाइजेशंस हुई हैं वो सभी एक साइक्लिक वे में कल्चरल सिस्टम से गुजरी हैं। अब आपको बताना है कि वो कौन सा कल्चरल सिस्टम है। आपके पास ऑप्शन है ए द आइडिएशन कल्चर, बी द आइडियलिस्ट कल्चर, सी द सीनसेट कल्चर और डी है ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब इसको दोबारा से सुनिए। यहाँ पर जितनी भी ग्रेट सिविलाइजेशंस हुई वो 3 कल्चरल स्टेजेस से साइक्लिक वे में पास हुई हैं। कितनी कल्चरल स्टेजेस से? 3। जो पहली है आइडिएशन कल्चर, वो होती है फुली बेस्ड ऑन फेथ। सेकेंड वन आइडियलिस्ट कल्चर, ये बेस्ड होती है, इसके अंदर मिक्स्ड नोशन होता है सुपर नेचुरल बिलीव्स का। जो थर्ड वन है द सिंसेट कल्चर। अब सिंसेट कल्चर के अंदर क्या आ जाता है कि थोड़ा सा साइंटिफिक की तरफ यहाँ पर जाएंगे और ये गाइडेड होता है इम्पिरिकल सेंस ऑफ परसेप्शंस से। तो ये तीनों वो स्टेजेस हैं, तीनों कल्चरल सिस्टम हैं जिससे साइक्लिक वे में होकर के कोई भी जो ग्रेट सिविलाइजेशन है वो पास होती है पीटर सोरोकिन के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 283 नंबर का। अ डायलैक्टिकल पैटर्न ऑफ चेंज इज। यहाँ पर सोशल चेंज के बारे में बात हो रहा है। डायलैक्टिकल पैटर्न में सोशल चेंज जो होता है वो किस तरीके का होता है। आपके पास ऑप्शन है ए लीनियर, बी साइक्लिक, सी नाइदर लीनियर नॉर साइक्लिक और ऑप्शन डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले ऑप्शन सी नाइदर लीनियर नॉर साइक्लिक। जो डायलैक्टिकल पैटर्न है सोशल चेंज का वो ना ही तो लीनियर होता है और ना ही साइक्लिक होता है। यहाँ पर हम सोशोलॉजिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, समाज में बदलाव के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया था डायलैक्टिकल पैटर्न ऑफ चेंज टू सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ चेंज को कार्ल मैक्स ने। और जो कार्ल मैक्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो चेंज होता है वो किस कारण से होता है। सोशल जो फॉर्म है वो एक नए सोशल फॉर्म को जन्म देती है, वहाँ से एक और नया सोशल फॉर्म जन्म लेता है। और इसका कारण क्या होता है नए सोशल फॉर्म के जन्म लेने का या फिर नए सोशल फॉर्म का बनने का? वो होता है ओपोजिशनल फोर्सेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से सुनते हैं। ये आपका एक पुराना सोशल फॉर्म था, यहाँ पर कुछ फोर्सेस आई यानी कि ओपोजिशनल फोर्सेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, जिसके बाद एक नया न्यू सोशल फॉर्म बना NSAF। ठीक है, तो ये जो SF है ना जिसे आप सोशल फॉर्म कह रहे हो ये थीसिस हो गया। क्या हो जाएगा? ये थीसिस हो जाएगा। और ये जो फोर्स थी जिसके कारण नया फॉर्म बन रहा है वो हो गया एंटीथेसिस। और जो नई वाली फॉर्म बनी ये हो गई सिंथेसिस। तो इस तरीके से ये चीज़ मूव करती है, सिंथेसिस, एंटी सिंथेसिस। और जो सिंथेसिस है वो जो नया वाला फॉर्म है अब कुछ दिनों के बाद वो पुराना फॉर्म बन जाएगा और इससे फिर एक नए फॉर्म का जन्म होगा, नया थीसिस हो जाएगा, फिर नया एंटी थीसिस आएगा और फिर से सिंथेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 284 नंबर का क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू। जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्लोजली किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सोशल चेंज से रिलेटेड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 285 नंबर का क्वेश्चन, हुज थ्योरी वाज नॉन एज सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म के नाम से किसकी थ्योरी को जाना जाता है? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो चार्ल्स डार्विन से प्रभावित थे ज़्यादा ही, और इसीलिए उनकी थ्योरी को सोशल डार्विनिज्म के नाम से जाना जाता है। 286 नंबर के क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टे ऑल सोसाइटीज पास्ड थ्रू डैश स्टेज ऑफ ग्रोथ। इस क्वेश्चन के अंदर है कि ऑगस्ट कॉम्टे के अकॉर्डिंग सभी सोसाइटीज ग्रोथ के कितनी स्टेजेस को पार करती हैं या कितने स्टेजेस से होकर के गुजरती हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए थियोलॉजिकल स्टेट, बी मेटाफिजिकल स्टेट, सी साइंटिफिक स्टेज, और डी है ऑल ऑफ दीज। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। थियोलॉजिकल स्टेज के अंदर क्या होता है, ये फेथ पे रिलेटेड बेस्ड होता है। मेटाफिजिकल स्टेट पे जिस तरीके से समाज आएगा उस पे जो है वो अब सुपर नेचुरल बिलीव्स पे उसको फेथ हो जाएगा, वहाँ से वो स्टार्ट होगा। और जो साइंटिफिक स्टेज होता है इसे पॉजिटिव स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर अब आपको पता है कि साइंटिफिक चीज़ों के तरफ जो है समाज वो बढ़ जाता है। ऐसी ही बात आपने पढ़ी थी जब हमने 282 नंबर का क्वेश्चन सेम वीडियो में हम कर रहे थे, जब हम पिटरिम सोरोकिन के बिलीव के बारे में बात कर रहे थे, ऑल ग्रेट सिविलाइजेशन पासिस थ्रू 3 कल्चरल स्टेजेस इन अ साइक्लिक वे। और यहाँ पर हमने ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में भी देखा कि उन्होंने किस तरीके से बताया है कि जो सभी सोसाइटीज़ हैं वो किस तरीके से 3 स्टेजेस से, ग्रोथ के 3 स्टेजेस से होकर के गुजरती हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम मुर्गन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मुर्गन के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन का सोशल है, जो उसकी सोसाइटी है, उसके अंदर कैसे डेवलपमेंट्स आते हैं, वो कितने ब्रॉड स्टेजेस से होकर के गुजरता है। तो स्टार्ट करते हैं। Morgan saw the development of human social in broad dash stage based mainly on technological innovations। तो इसके लिए भी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा सबसे पहले, ऑल ऑफ दिस। मुर्गन के अकॉर्डिंग जो समाज है, जो ह्यूमन सोशल है, वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से होते हुए इस पे बेस्ड 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहला होता है सैवेगरी, दूसरा बार्बिज्म, और तीसरा है सिविलाइजेशन। 288 नंबर के क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। हु प्रोवाइड क्लासिकल एनालिसिस ऑफ साइक्लिक पैटर्न ऑफ क्लोथिंग स्टाइल चेंज इन वेस्टर्न वुमेन। वेस्टर्न वुमेन की जो क्लोथिंग स्टाइल है उसमें जो साइक्लिक पैटर्न में चेंज आया है उसका एनालिसिस किसने किया, ये आपको बताना है। आप वेस्टर्न वुमेन ही नहीं, किसी भी चीज़, किसी भी स्टाइल में चले जाइए आप, चाहे तो हमारे इंडियन स्टाइल के बारे में बात कर लो, इंडियन की जो मेंस का हो चाहे वुमेंस का हो, उसके अंदर एक साइक्लिक पैटर्न है, वही हमेशा चलता रहता है। और ये चीज़ जो है वो लगभग 100 सालों में, 80 सालों में अपने आप को दोबारा से रिपीट करती है, सेम फैशन दोबारा से आता है। तो अब बताना है कि वेस्टर्न वुमेंस के जो क्लोथिंग स्टाइल है उसमें जो साइक्लिक पैटर्न है उसको किसने एनालिसिस किया। आपके पास ऑप्शन है, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एल कोरोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 289 नंबर का क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज के कितने फैक्टर्स हैं ये आपको बताना है। तो सोशल चेंज के जो 3 फैक्टर्स होते हैं, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर, लेकिन बायोलॉजिकल फैक्टर में भी 2 टाइप्स हैं, एक होता है नॉन ह्यूमन बायोलॉजिकल फैक्टर और दूसरा होता है ह्यूमन बायोलॉजिकल फैक्टर। इसके बाद है जियोलॉजिकल फैक्टर और थर्ड वन होता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। 290 नंबर के क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। यह है, इज द रेट ऑफ सोशल चेंजेस द सेम फॉर ऑल सोसाइटीज। क्या ऐसा होता है क्या कि सभी समाज में जो बदलाव का तरीका है, जो रेट है, वो सेम हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सभी समाज, कोई भी समाज जो है वो अपने ही रेट पे आगे बढ़ता है, उसमें जो चेंजेस आएंगी वो उसके अकॉर्डिंग आएंगी। 291 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी में जिस परिवेश में आज हम रह रहे हैं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो अब आपको बताना है कि इससे क्या होता है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम एंड एंजाइटी टू ह्यूमन। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और ह्यूमैनिटी के अंदर जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर एंजाइटी भी बढ़ती जा रही है। 292 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज इन प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन फ्रॉम स्लोगन ऑफ। ये 3 शब्द हैं,
और ये तीन शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक अस्तित्व है। लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों हमारे प्रीएम्बल में हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आपको बताना है कि ये कहाँ के स्लोगन से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशंस के स्लोगन से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 292 के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 293। ये है फादर ऑफ इंडियाज डिप्रेस्ड क्लासेस। जो भारत का डिप्रेस्ड क्लास है उसके जनक कौन माने जाते हैं, फादर कौन कहे जाते हैं, संरक्षक आप यहाँ पर कह सकते हो। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर को संरक्षक माना जाता है, फादर माना जाता है इंडिया के डिप्रेस्ड क्लासेस का। 294 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्चुअली डिक्लेयर्स इट टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कौन से आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये लिखा हुआ है कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर A1, B2, C3 और D है 4। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन 1 ए हो जाएगा। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। पहले आर्टिकल में ये चीज़ बताई गई है कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। 295 नंबर के क्वेश्चन पर अब यहाँ पर आ जाते हैं, और ये है ड्यूरिंग एमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड बट विच आर्टिकल रिमेन्स इन ऑपरेशन। जब एमरजेंसी लग जाती है तो फंडामेंटल राइट्स उस वक्त सस्पेंड नहीं होते, नहीं हो रहे होते हैं, तो उस वक्त फिर कौन सा आर्टिकल है जो ऑपरेशन में रहता है और आपको बचाता है। आपके पास ऑप्शन है A21, B20, C बोथ और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। आर्टिकल 21 और 20 जो है ये दोनों ऑपरेशंस में रहते हैं, यानी कि ये दोनों आर्टिकल चलते रहते हैं चाहे इमरजेंसी लगी हुई हो। अब इन दोनों आर्टिकल का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 21 है, ये प्रोटेक्शन करती है आपकी लाइफ और आपकी लिबर्टी की। इट प्रोटेक्ट्स योर लाइफ एंड लिबर्टी। नेक्स्ट जो आर्टिकल 20 है ये क्या करती है, इसका बहुत ही अहम योगदान है। इसमें यह है कि कोई भी पर्सन, अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा काम कर दिया है जिसके लिए उसे पनिशमेंट तो होनी चाहिए थी, लेकिन वो जो रूल है वो अभी तक बना नहीं है, तो उसको पनिशमेंट नहीं हो सकती है उस रूल के आने के बाद भी। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आपके घर में कोई रूल ही नहीं है कि आपने अगर कम मार्क्स लेकर के आए तो आपको डांट पड़ेगी। अब आगे चल करके ये रूल बनता है कि किसी के कम मार्क्स आते हैं तो उन्हें डांट पड़ती है, तो आपको डांट नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले वो रूल था ही नहीं। सिंपल लैंग्वेज में अगर इस चीज़ को आप समझना चाहें तो ये रूल हो गया। नेक्स्ट जो 20 आर्टिकल है इसका एक और रूल होता है कि आपको एक बार से ज़्यादा सेम ऑफेंस के लिए, सेम गलती के लिए एक बार से ज़्यादा आपको सज़ा नहीं मिल सकती है। अगर आपने गलती एक बार की है तो आपको उसके लिए सज़ा भी एक बार मिलेगी। कोई भी आपको सेम गलती के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकता है। 296 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आप जानते हो। अब आपको बताना है कि ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरिश। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ ली गई है। 297 नंबर का क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज was added to the constitution by the amendment act of 1976। 1976 में हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया और जिसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उसके अंदर जोड़ा गया। अब आपको बताना है कि वो कौन से नंबर का अमेंडमेंट था। आपके पास ऑप्शन है और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 42nd अमेंडमेंट में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किए गए थे। 1976 में ये अमेंडमेंट किया गया था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं 44th अमेंडमेंट की। तो 44th जो अमेंडमेंट था इसके अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट ना होकर के अब लीगल राइट बन चुका था। तो 44th अमेंडमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट के अंदर अमेंडमेंट से रिलेटेड है और 42nd जो अमेंडमेंट है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। 298 नंबर के क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी चेंज। यहाँ पर सी होगा बेसिक। तो वो कौन सा केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि
जो पार्लियामेंट है उसके अंदर अमेंडमेंट्स तो हो सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये किस केस में कहा था? आपके पास ऑप्शन है ए रायचंद केस, बी फंडामेंटल राइट केस, सी केशवनंद भारती केस, और डी है बी एंड सी बोथ। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ। फंडामेंटल राइट केस को ही केशवनंदा भारती केस के नाम से जाना जाता है, और ये जो है 1973 का मामला है। 299 नंबर के क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। विच आर्टिकल गिव्स इमरजेंसी पावर टू प्रेसिडेंट? कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने की पावर दी गई है? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 356 नंबर का वो आर्टिकल है। 300 नंबर के क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। अपर हाउस इज, अपर हाउस क्या है ये आपको बताना है। तो अपर हाउस जो है वो राज्यसभा होता है, और ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। अपर हाउस इज राज्यसभा, और यू कैन से इट इज़ अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये जो था आज का वीडियो, जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 281 टू क्वेश्चन नंबर 300 देखा। आगे हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।